जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं मॉडल पेपर हिंदी विषय से संबंधित जो हमारे 2025 में परीक्षा देने वाले हैं यूपी बोर्ड और अन्य बोर्ड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं हमारे छात्र, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर 2025 का मॉडल पेपर है ये आपका। तो जो हमारे 25 के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से पेपर दें अपना, किस तरह से देखें, तो ये मॉडल पेपर आपको तैयार करके दिया गया है जो 24 फरवरी 2025 के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। तो क्वेश्चन आपके इस तरह से हैं, ये देखिए आपके ये स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है मॉडल पेपर। तो देखिए क्वेश्चन आपके दो प्रकार के पूछे जाएंगे। इसको यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया जाए कि दो खंड से पूछे जाएंगे, खंड आ और खंड बा। ये और बी से दो खंड से पूछे जाएंगे। तो खंड ये से आपके 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपका बहुविकल्पीय होगा। और जो आपका खंड बी से होगा यानी खंड बा से जो पूछा जाएगा उसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे। तो 50 नंबर आपके खंड बा से पूछा जाता है और 20 क्वेश्चन खंड आ से पूछा जाता है। तो आ क्वेश्चन को यानी जो खंड आ के 20 क्वेश्चन हैं उसको आपको OMR शीट, OMR एक अलग से आपको कॉपी मिलेगी, OMR शीट। उसमें आपके OMR शीट में जैसे आपका एक क्वेश्चन है तो ये बी सी और डी इस तरह से ऑप्शन होगा और जो भी आपका ऑप्शन सही होगा उसको आपको टिक करना होगा यानी गोला को काला करना होगा। तो 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में होंगे, 20 नंबर इधर मिलेगा और 50 नंबर आपको लिखित परीक्षा के रूप में देना होगा यानी थ्योरेटिकल होगा, थ्योरी के रूप में होगा। तो कुल मिलाकर के आपके 70 नंबर का क्वेश्चन होगा, 70 अंक आपको मिलेगा। और इन 70 में से जो आपका 70 और 30 अंक आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा यानी 100 नंबर का प्रत्येक प्रश्न पत्र होगा आपका। 6 विषय में 600 नंबर का पूर्णांक होगा। तो ये आपके लिए कुछ जानकारी थी। जो हम इस समय आप लोग जो हमारे कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं वो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि आप लोगों की परीक्षा अच्छी से हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, मेंटेन रखें, कोई अपने हौसला को बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप लोग इतना पढ़े लिखे हैं तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो हम पूरा प्रश्न पत्र आपको 70 के 70 क्वेश्चन हल करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके इस पेज पर। पहला क्वेश्चन देखिए आ गया। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए ये कह रहे हैं हिंदी गद्य का भाव, हिंदी गद्य का आविर्भाव या आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ था। ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस शताब्दी में हुआ था। तो ये है आपका आंसर है आपका 19वीं शताब्दी में। पहला ऑप्शन आपका सही है, 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है। तो ये रचना के लेखक है नाभा दास। ठीक है। तीसरा है आपका तीसरा क्वेश्चन है अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है। तो अमीर खुसरो की रचना का जो नाम है वह है पहेलियाँ या मुकरियाँ। तो ये आपका ऑप्शन 4 सही है। ये 4th ऑप्शन। रामवृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं। तो वो हैं आपके ये
पोष की रात। अगला क्वेश्चन है पोष की रात और कफन कहानियाँ के लेखक कौन हैं? तो वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है जिसे आपको पहचान करके लिखना है? पहला है विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, गलत है। इसमें ये सही है आपका। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है? ठीक है, तो ये है नाटक की, ठीक है। ये डी ऑप्शन सही है, नाटक की। अंधकार और प्रकाश एकाकी के रचनाकार कौन है? तो ये हैं आपके भुवनेश्वर, ठीक है। तो इस तरह से आपके अगला क्वेश्चन आ गया, करुण रस का अस्थाई भाव है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, ये आपको बताना है। तो करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। चली मनो आंगन कठी तोते राते पाए, और पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका है उपमा अलंकार है। चार चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सममात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है। निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें उपसर्ग है ये निस। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? तो साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, वो है इक। धान कोठी में कौन सा समास है? पूछा जा रहा है कि धान कोठी में कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष। कब शब्द क्या है, पूछ रहा है। तो कब शब्द एक तत्सम है, ठीक है। गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी, भागीरथी, देवनदी, ये तीनों यानी ऑप्शन आपका 4 सही है। पित्रादेशा संधि इसमें कौन सा संधि विच्छेद है? तो पितृधन आदेशा, ये सही है। फलानाम शब्द फल की कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो ये है आपका षष्ठी वचन बहुवचन, षष्ठी और बहुवचन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका खष्ट धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष कौन सा है? तो ये है आपका पी। और अगला है आपका देखिए हस धातु का लट लकार क्या है? हस्य था, ये सही है। तो ये आपके इतने क्वेश्चन क्या थे? ये आपके बहुविकल्पीय थे। ये 20 नंबर आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 20 नंबर विकल्प के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। अब आ गया आपका ये आ गया लिखने वाला कि किस तरह से आप लिखेंगे। ये देखिए खंड बा आ गया, लिखा है इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें गद्यांश है, देखिए क्या है। हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख में मिलेगी? क्या कोई बिंदु भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ।
इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ये कह रहा है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए, संदर्भ लिखिए। फिर गद्यांश का रेखांकित चित्र कीजिए, रेखांकित व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के लिए करता है। ठीक है, या अथवा करके कराए, दोनों में से एक करना है। पहले पहाड़ काट कर खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों और उभरी मूर्तें बेहस उठी। तो ये इसमें से आपको एक का ही करना है। तो देखिए, पहले का ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य खंड से संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती है कि हे भगवान, उस समय के लिए जब आपका मातृत्व न रहेगा, उन विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से यह अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य और उसका अपमान किया है। हे ईश्वर की इच्छा, यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें उसे सहने के लिए साहस तैयार रहना चाहिए। पिताजी मंत्रित्व न रहें पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल जाएगी। इस रिश्वत की अपेक्षा तो भीख मांगकर जीवित रहना भी अधिक उचित है। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे सकेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। और तीसरे का तो दूसरा होगा। तीसरे का उत्तर है, ममता बाल विधवा थी जो ब्राह्मण जात से संबंध रखती थी। ईश्वर और भाग्य में उसकी प्रबल आस्था थी। वह सुख दुख दोनों से ही ईश्वर की इच्छा मानती थी। आने वाले को समय के लिए रिश्वत के रूप में धन एकत्र करने को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मानती थी। इस प्रकार गद्यांश में ममता का भाग्यवादी, करुणामयी, निर्लोभी, ईश्वरवादी मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। और दूसरे का जो अथवा था उसको ये लिखा गया है कि ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी गद्य खंड की संकलित अजंता की गुफा नामक पाठ से लिया गया है। ये इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। फिर इसमें लेखक कहता है, ये देखिए, इसमें एक ही आपको लिखना है, चाहे आप पहले वाले को लिखें या दूसरे वाले को लिखें। दूसरा देखिए आपका है, किलकत कान घुटुरवनी आवत। यह पद्यांश है। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत, कबहों निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। किलकत हसत राज दोय दतियाँ पुन पुन तें अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत। अचरा तल के ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। इस पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है और फिर रेखांकित की व्याख्या करनी है। और तीसरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश की में किसकी बालकेड़ा का कवि व्याख्या किया है। तो देखिए, संदर्भ आपको लिखना होगा। संदर्भ ये हमारी पाठ्यपुस्तक के खंड काव्य खंड से शीर्षित उद्दिष्ट ये सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में रेखांकित अंश में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद द्वारा मनाए मणियों से युक्त आंगनों में श्री कृष्ण अपनी परछाई देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं।
कभी तो वो परछाई देकर हंसने लगते हैं तो कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं जो अत्यंत सुशोभित होते रहते हैं। और तीसरे में कह रहा है, तीसरे में क्वेश्चन था कि ये किसकी वर्णन किया गया है, तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सेकंड की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। या अथवा करके आपको लगाना है। उदित उदयगिरि पंज पर रघुबर पाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग नृपह केर आशा निसनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी। तो इसमें देखिए आपको दिखाया गया है, ये संदर्भ है। इसमें एक ही लिखना है, दोनों करने नहीं है। फिलहाल आपको हम दोनों करके दिखाए हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड से धनुष भंग शीर्षक से उद्दिष्ट है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्रसंग बताया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण द्वारा धनुष भंग से पहले गुरुओं और मुनियों से आज्ञा मांगने, सभा में उपस्थित राजाओं की मना स्थिति, राम की विनयशीलता तथा उदारता का वर्णन किया गया है। उसके बाद में देखिए एक आपका संस्कृत का भाग गया। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी यम विमल सलिल तड़ायाम गंगायाम कूले स्थिता। ये देखिए आपको एक संस्कृत में पैराग्राफ दिया गया है, इसका आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस खंड में वाराणसी नामक प्राचीन नगरी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अनुवाद देखिए क्या है। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। ये स्वच्छ व पावन जल के लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली कतारें उज्ज्वल चंद्रमा की सफ़ेदी चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं और इनके घाटों का सौंदर्य देखकर अत्यधिक प्रफुल्लित होते हैं। तो ये है इसकी व्याख्या। देखें तुलसीदास जी, अच्छा ये इसकी व्याख्या भी है। और इसका जो देखिए ये प्रसंग है और व्याख्या यहाँ पर है। इस क्वेश्चन का देखिए ये संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखिए यहाँ पर है। ये तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी स्वयंवर वाला, तो ये अलग बात है, इसको व्याख्या करके आप देख लीजिएगा। दूसरा तो गद्यांश में भी जो संस्कृत का है वो दो में से एक ही करना है। देखिए दूसरा गद्यांश ये दिया गया, एकदा भावा जना धूमयानम अथवा करके है। तो इसके देखिए ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित प्रमबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में ग्रामीण की चतुराई को हाथ से पूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण और शहरी के बीच पहेली पूछने का वर्णन है। अनुवाद में देखिए बताया गया, एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। इसमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी व्यक्ति थे। उनके मौन रहने पर एक शहरी ने ग्रामीण का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख हैं। न तो उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए आपको एक श्लोक है, एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद करने को आएगा, तो संदर्भ सहित अनुवाद है। ठीक है, तो इस श्लोक आपको ये दे दिया गया, ये नित्रा नीचो अस्मित तम खेदम कोप कदापि माँ कृथा। तो इसका देखिए संदर्भ क्या है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित अन्योक्ति विलास नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में अपने अवगुण पर दुखी न होने तथा दूसरे के गुणों को ग्रहण करने को शेष बताया गया है। अनुवाद है, हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा हूँ, तुम इस प्रकार कभी दुखी मत हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय हो और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ये दूसरा श्लोक है। ठीक है, ये तीसरा श्लोक है।
इसमें से आपको एक ही करना होगा, जो भी चीज़ आपको दिया जाए उसको करना होगा। अपने पठित खंड का विषय देखिए आपको करना है क्या, ये देखिए मेवाड़ मुकुट अग्र पूजा जो भी आपके यहाँ चल रहा हो, ठीक है, वो आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ छठा में दिया गया कि आचार्य निम्नलिखित लेखकों के जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। तो पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो देखिए यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दिया गया है। हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की गणना प्रतिभा संपन्न निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में की जाती है। गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद जी का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण ये नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। अपने आप वाओ। हिंदी में काशी नगरी प्रचारणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्य संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर भी सुशोभित हुए। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि थी, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन और आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज भी बना हुआ है। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन 1941 में हुआ। रचनाएं शुक्ल जी ने विलक्षण प्रतिभा के धनी। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध देखिए क्या क्या लिखा है इन्होंने। चिंतामणि, विचार भी थी, आलोचना, रश्मि मासा, त्रिवेणी, इतिहास, हिंदी साहित्य में इतिहास, संपादन, काव्य रचनाएँ, अभिमन्युवध, 11 वर्ष का समय, ये सब रखा। ठीक है, ये देखिए ये संक्षिप्त में एक दिया गया है। रामचंद्र देखिए, अगर आपको ये चीज़ें याद रहेगी तो आप जल्दी से लिख भी सकते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र जी का जन्म 84 में हुआ, बस्ती जिले के अगोना ग्राम में। पिता का नाम चंद्रबली, शिक्षा MA, इंटरमीडिएट, आजीविका अध्यापन, लेखन। मृत्यु 41 में। आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास, शुद्ध भाषा, शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिकी भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। ठीक है, ये चीज़ें हुआ। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी दिया गया है लेकिन आपको एक ही करने हैं, जिसका भी आपको याद आए सही से उसको आपको कर लेना है। ठीक है, इनका संक्षिप्त इतिहास ही इस तरह से रूप में दिखाया गया है। इनका भी जन्म 1884 में बिहार छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम महादेव सहाय, शिक्षा MA, LLB, आजीविका अध्यापन कार्य, वकालत, संपादन कार्य। मृत्यु 1963। लेखन विधा, पत्रिका एवं भाषण। ठीक है, ये तो एक तो गद्य से होगा। इधर देखिए पद्य से भी एक आपको निबंध लिखने को आएगा। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखिए। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। इनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर के
सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहरा प्रचलित है। 1552 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले में सोरो नामक गांव में स्थल पर मानते हैं। तुलसीदास जी सरयुपाड़ीय ब्राह्मण थे, यानी सरयुपारी जी का कहा जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अभोक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके पिता माता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरदास ने किया और इनके ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हो गया। इन्हें अपनी पत्नी से अधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वह अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे। इस पर इनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा कि लाज न आई आपको दौरे आए साथ। ठीक है। और तुलसीदास जी का ये देखिए, आपका संक्षिप्त में भी देख लीजिए कि जन्म कहाँ हुआ। स्थान राजापुर गांव, मृत्यु 1623 में। मृत्यु कहाँ हुई? काशी में। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। ये देखिए इतना चीज़ है। अब देखिए आ गया सूरदास जी का। सूरदास जी भक्तकालीन महाकवि सूरदास जी का नाम रुकुंता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर में हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद है। विद्वानों को कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसे सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया, जैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वह हिंदी भक्त कवियों के शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने भी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास जी की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वह अपने परिवार के साथ ही रहते थे। ठीक है, ये है उनकी साहित्यिक परिचय। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा के संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्त को ही इन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया। इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया। अपने काव्य में भावनात्मक पक्ष का कलात्मक पक्ष दोनों ही इन्होंने अपने विशिष्ट छाप छोड़ी। कृतियाँ देखिए, सूरसागर, सूरसावली, ये इनका संक्षिप्त परिचय आप देख लीजिए। जन्म 1478, रुकुंता, मृत्यु 1583, परसौली, है ना, ये सब चीज़ें। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए। तो भैया ये तो तुम्हें लिखे पढ़िए,
ठीक है, ये आपको लिखना होगा। फिर उसमें देखिए आपको ये संस्कृत में अनुवाद दिए जा रहे हैं इनमें। और ये देखिए 8 क्वेश्चन करा, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, मैं वाराणसी जाऊंगा, इसको आपको एक संस्कृत में अनुवाद करना है। और इसमें आपको देखिए वाराणसी कति विश्वविद्यालय संत केचते, इसमें 4 क्वेश्चन रखे हुए हैं, इनका 2 आपको संस्कृत में उत्तर देना है। तो देखिए मैंने कई यहाँ पर आपके संस्कृत के क्वेश्चन आंसर ले लिए हैं। वाराणसी नगरी कस्य नद्या कोले अस्ति, वाराणसी नगरे गंगायाम नद्या कोले अस्ति। ये देखिए कांसा शोभना अवलोक्या वैदेशिका पर्यटका वाराणसी बहुप्रशंस का। ये देखिए तो इसका भी उत्तर है आपके पास। ये प्रश्न और उत्तर आपको दिए गए हैं। ये वीरेण किन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, पुरुराजा केन सा युद्धम अकरोत, पुरुराजा अलक्षेंद्रेण सा युद्धम अकरोत। ये सब चीज़ आपको दिया गया है। इसमें से ही बिल्कुल 100% इसी में से आएगा। ठीक है, तो एक एक संस्कृत का अनुवाद आप सीख ले। चंद्रशेखरा कहा आसीत, चंद्रशेखरा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आसीत, है ना। ये चीज़ बिल्कुल आप में 100% यही पूछा जाएगा। 2025 में 110% कोई चीज़ बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। और उसके अंत में आपको एक प्रदूषण पर टिप्पणी दिया गया है, इसको आप लिख लीजिए। ये 100% श्योर है। ठीक है, इसको। और उसके बाद में एक दिया गया है जनसंख्या पर, आपको एक जनसंख्या नियंत्रण पर भी एक टिप्पणी मतलब एक क्या लिखना है, अनुवाद, मतलब ये जनसंख्या नियंत्रण पर आपको निबंध। ठीक है, तो इस तरह से निबंध आपका हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक आपको लिखना होगा। क्लियर। अब ये पाठ ये प्रश्न पत्र आपका संपूर्ण समाप्त हुआ। दोस्तों हमें आशा है कि आपको अच्छे से अच्छे मिल जाए, अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। आप खूब मेहनत करें और खूब तैयारी करें, बने रहें हमारे साथ। हम फिर आएंगे किसी नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।